तो आज नॉर्थ के लोग साउथ के लोगों से सरप्राइज है कि आखिरकार साउथ के लोगों ने एक एक्टर को एज ए सीएम कैसे चूज कर लिया। अबे तुम लोग सरप्राइज कैसे हो सकते हो? तुमने तो 12 साल पहले खुद एक एक्टर को यहां पर एज ए पीएम चूज किया था। यस। अब दोस्तों आज की सबसे बड़ी न्यूज ये कि बीजेपी की बंगाल में सरकार यहां पर बन चुकी है एंड अब फाइनली बंगाल में यहां पर काफी ज्यादा विकास होगा, ऐसा वाला विकास। लेकिन बीजेपी की इस विक्ट्री के बारे में कोई भी आज अफसोस बात नहीं कर रहा, क्योंकि आज की सबसे बड़े विनर्स है थलापति विजय की टीवी के पार्टी। एंड हो भी क्यों ना यार, 31 साल का एक एक्टर, 2 साल पहले इन्होंने पार्टी बनाई एंड आज इनकी सरकार यहां पर तमिलनाडु के अंदर बनने जा रही है, सीएम ये बनने जा रहे हैं। मतलब मोदी जी को भी यहां पर इनसिक्योरिटी हो गई होगी कि मोदी जी से जूनियर एक्टर मोदी जी के सामने इलेक्शन जीत करके जा रहा है और अब सीएम बनने वाला है एंड मोदी जी यहां पर तमिलनाडु में सरकार नहीं बनवा पा रहे। लेकिन इसी के साथ आज एक सवाल जो हर तरफ से गूंज रहा है वो ये है कि क्या टीवीके की इस विक्ट्री ने बीजेपी की बंगाल की विक्ट्री को ओवरशैडो कर दिया है? एंड यकीन मानो इस सवाल का जो जवाब है ना, उससे हमारे को ये पता चलता है कि हमारे देश की पॉलिटिक्स आगे आने वाले टाइम में किस डायरेक्शन में जाने वाली है। इसी को आज ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं, 5:30 बज चुके हैं एंड गोदी मीडिया क्या रिजल्ट्स आपको दिखा रही है, आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले कोई 197 दिखा रहा है, कोई 195, कोई 199। अरे 200 पार क्यों नहीं करा पा रहे? अब इसी के साथ ये तो समझ में आ रहा है कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है वेस्ट बंगाल में, लेकिन मोदी जी का थोबड़ा नजर क्यों नहीं आ रहा? पिछले 12 साल से हम टाइम टू टाइम ये देखते आए हैं, छोटा सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन भी बीजेपी जीत जाती है तो मोदी जी निकल कर आ जाते हैं एकदम से। लेकिन पहली बार वेस्ट बंगाल में बीजेपी सरकार बनाने वाली है एंड मोदी जी नजर नहीं आ रहे। नितिन नबीन की फोटो लगा रखी है यहाँ पे। इसके साथ जल्दी से एक बार वेस्ट बंगाल के नंबर्स के बारे में यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि नंबर्स कुछ बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी यहाँ पर दिखा रहे हैं। वैसे इसके बाद तमिलनाडु के नंबर्स की बात करूंगा, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे हैं। लेकिन पहले वेस्ट बंगाल के नंबर्स पिछले कुछ सालों के। अभी के असेंबली इलेक्शंस में 195 के प्लस दिखा रहे हैं एंड ये ट्रेंड्स है। अभी अगर इलेक्शन कमीशन की बात करी जाए, सिर्फ 11 सीटों पर ही जीती है बीजेपी, कोई 200 पार वगैरह हुआ नहीं है यहाँ पर। लेकिन 2024 के इलेक्शन में 12 सीटें यहाँ पर आई थी एंड ये 2019 के इलेक्शन में जहां पर 18 सीटें आई थी उससे 6 सीटें कम था, यानी कि घटिया परफॉर्मेंस थी। उससे पहले 2021 के इलेक्शन में 77 सीट्स यहां पर आई थी। वहीं पर टीएमसी की अगर बात करें तो अभी तो ये 90 के आसपास आ रहे हैं, लेकिन पिछले इलेक्शंस में यहां पर टीएमसी 213 सीटों पे आई थी एंड बीजेपी अभी भी उस नंबर के आसपास कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। लेकिन फिर भी एक बार जरा बीजेपी की स्टोरी के ऊपर यहां पर ध्यान डालना चाहता हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स में कैसे चीजें बदलती हैं एंड कभी कभी किसी की हार को भी कैसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, इससे हमारे को समझना चाहिए। 2016 में बीजेपी के स्टेट इलेक्शंस में सिर्फ 3 सीटें आई थी, यानी कि कोई बंदा बीजेपी को वहां पर पूछ के नहीं दे रहा था। उसके बाद 2021 के इलेक्शंस में 77 सीट्स आई, ममता बनर्जी को 213 यहां पर सीटें मिली एंड अपोजिशन फुल ऑन एंजॉयमेंट मोड में था कि भैया बीजेपी यहां पर हार गई। लेकिन बीजेपी इसको सेलिब्रेट कर रही थी, क्योंकि बीजेपी एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये बात जानते थे कि बीजेपी 77 सीट से ये बात एस्टैब्लिश कर चुकी है कि बीजेपी ने वेस्ट बंगाल के अंदर अपने कदम जमाने शुरू कर दिए हैं एंड वो चीज ऐसी है जो कि विपक्ष को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी हमारे महारथी विपक्ष के अंदर ऐसे बैठे हुए हैं कि उन्होंने नजरअंदाज यहां पर किया। एंड कट टू उसके बाद 2024 के इलेक्शन, बीजेपी को फिर से यहां पर एक डाउनफॉल देखने को मिला। मतलब जहां पर 77 सीट से बीजेपी जम रही थी, उसके बाद फिर से ये लोग नीचे गिरे एंड यहां पर फिर से अपोजिशन के पास अपॉर्चुनिटी थी कि यहां पर बीजेपी को खत्म कर दे वेस्ट बंगाल के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एंड कट टू आज का दिन 195 के आसपास ट्रेंड्स में बीजेपी आ गया एंड कोई बड़ी बात नहीं, ज्ञानेश के टिक टिक से आज रात को 200 पार भी हो जाए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो रात को ही काम करता है। अब एक तरफ बीजेपी की विक्ट्री तो यहां पर हो रही है, लेकिन टीएमसी का एक बहुत बड़ा डाउनफॉल ये है एंड टीएमसी के साथ पूरे विपक्ष का भी है, क्योंकि जब 2021 के रिजल्ट्स आए थे एंड टीएमसी ने बीजेपी को, मोदी को, इनकी पूरी पावर को रोका था, तो विपक्ष काफी ज्यादा खुश था कि देखो टीएमसी ने रोक दिया है बीजेपी को। लेकिन अब वो चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो चुका है। बीजेपी 2024 के इलेक्शन के बाद से और अभी तक टोटली अनस्टॉपेबल मोड में आ चुकी है। 2024 के इलेक्शन में जहां पर ये लोग पूर्ण बहुमत भी प्राप्त नहीं कर पा रहे थे अकेले, अब इस टाइम पर ये सोचने वाली बात है कि कैसे बीजेपी सारे स्टेट्स के अंदर जहां पर उनकी कभी वेव थी नहीं, वहां पर भी जीतती चली जा रही है। एंड ये मैं इस टाइम की बात कर रहा हूं जहां पर मोदी की वेव 5 साल पहले ही जा चुकी है ही नहीं। इस टाइम पर पीक मोदी टाइम पर भी ये स्टेट्स नहीं बीजेपी जीती और आज बीजेपी जीत रही है। कांग्रेस की भी परफॉर्मेंस को यहां पर हमारे को देखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 0 सीट्स के आसपास कांग्रेस है। मतलब क्या 0 का हैट्रिक बनाने की कोशिश चल रही है? इनफैक्ट आज सुबह का पवन खेड़ा का स्टेटमेंट आपको दिखाना चाहता हूं। पवन खेड़ा कह रहे थे कि 5 स्टेट में सरकार आने वाली है। मतलब यार इतना कॉन्फिडेंस कहां से लेकर आते हैं ये अपोजिशन के लोग? अब देखो टीएमसी की जो डिफीट हुई है, बीजेपी की जो विक्ट्री हुई है वेस्ट बंगाल में, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा 2027 और 2029 के इलेक्शंस पे, इसके बारे में आगे चल के मैं थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले जरा बीजेपी के बारे में यहां पर बात करना चाहता हूं। बीजेपी यहां पर सरकार बनाने वाली है, इसका मतलब ये कि अब बीजेपी को एक्चुअली में स्टेट को रन करना पड़ेगा। अब हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चलने वाला,
3 शादियां, मदरसों को फंडिंग कर दी, इस सब से स्टेट नहीं चलने वाला एंड अब बीजेपी को यहां पर डिलीवर करना पड़ेगा। एंड जब डिलीवरी की बात आती है एंड डबल इंजन विकास की बात आती है तो कहां कहां बीजेपी की सरकार बनी है और क्या बीजेपी ने डिलीवर किया, क्या डिलीवर किया, ये दिखाने से पहले बीजेपी के जरा प्रोमिसेस एक बार आपको दोबारा याद दिला दे, क्योंकि जनता जरा भूल जाती है इलेक्शन के सेलिब्रेशन के चक्कर में। सबसे पहले बीजेपी का प्रॉमिस है यहाँ पर, काफी साल से प्रॉमिस है कि सीए एनआरसी हम लोग लेकर के आएंगे। दूसरा प्रॉमिस यहाँ पर है कि हम लोग फेंसिंग लगाने वाले हैं बॉर्डर के ऊपर। तीसरा प्रॉमिस यहाँ पर 3,000 रुपए देने का किया गया था। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस करे गए थे। इन्फिल्ट्रेशन अब तो हम पूरी तरीके से रोक देंगे, ये प्रॉमिस किया गया था। लेकिन ये ऑलमोस्ट वही वादे हैं जो बीजेपी और स्टेट्स में भी करती है, लेकिन डिलीवर क्या करती है? उत्तर प्रदेश। आपको दिखाना चाहता हूं, बीजेपी इतने साल से यहां पर पावर में है, 8 साल हो चुके हैं एंड यहां की पर कैपिटा इनकम जो है वो 1.09 लाख रुपीस है। और ये जो नंबर है ये नेशनल एवरेज का पर कैपिटा इनकम के मामले में आधा आता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करी जाए तो मध्य प्रदेश का पर कैपिटा इनकम 26 नंबर पर आता है एंड 28 स्टेट्स ही हैं हमारे पास, यानी कि काफी नीचे आता है ऑलरेडी। पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा डबल इंजन? इनफैक्ट अगर इसी नंबर को मैं यहाँ पर नॉन बीजेपी स्टेट से कंपेयर करूं तो तमिलनाडु, जहां पर अभी तक डीएमके की सरकार थी, वहां का जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 11.19% था एंड पिछले साल भी 11% से ऊपर रहा था। इनफैक्ट वहां का पर कैपिटा इनकम जो है वो 1.77 टाइम्स ज्यादा है नेशनल एवरेज से। इसी साथ केरला, तेलंगाना, कर्नाटका, ये सब स्टेट्स जो है ये नॉन बीजेपी रूल्ड है एंड ये सब स्टेट्स बीजेपी रूल्ड स्टेट से ज्यादा अच्छे रन हो रहे हैं। अगर बात करी जाए इकोनॉमी की, बीजेपी रूल सिर्फ एक ही स्टेट है जिसने कुछ यहां पर प्रोग्रेस दिखाई है पिछले कई सालों में, और वो गुजरात है। उसके बाद से अभी तक कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर डबल इंजन की सरकार आई हो और कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इन्होंने यहां पर मेक किया हो। ये आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद निकल लेते हैं। अल्टीमेटली देखने को मिलता है कि जिस पुल को इनॉग्रेट मोदी जी कर रहे हैं 6 महीने में वही पुल गिरे चले जा रहा है। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आज बिहार में हमने देखा है। इसके साथ अगर इन्फिल्ट्रेशन की मैं बात करूं, जो कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा प्रॉमिस है कि इन्फिल्ट्रेशन हम रोक देंगे, फेंसिंग वगैरह डाल देंगे, तो इसमें बीजेपी ही अपने आप फंसती हुई नजर आ रही है। अब बीजेपी ने वेस्ट बंगाल के अंदर एसआईआर करा दिया है। इसके बाद फाइनली बीजेपी को बताना चाहिए कि कितने इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वेस्ट बंगाल के अंदर। अब अगर इन्फिल्ट्रेटर्स हैं तो बीजेपी यहां पर फंसेगी कि 12 साल से आखिरकार अमित शाह और मोदी कर क्या रहे थे, और अगर इन्फिल्ट्रेटर्स नहीं निकले इस एसआईआर की पूरी एक्सरसाइज के बाद तो ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा बीजेपी के सामने कि आखिरकार इन्फिल्ट्रेटर्स के नाम पर वोट क्यों मांग रही थी बीजेपी। ये इन्फिल्ट्रेशन का पॉइंट बीजेपी की गले की हड्डी बनने वाला आगे चल के। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, जरा तमिलनाडु के बारे में बात करना चाहता हूं। तमिलनाडु के नंबर्स इस टाइम पर क्या कह रहे हैं एंड तमिलनाडु ने एक एक्चुअल हिस्ट्री इस टाइम पर क्रिएट करी है। सबसे पहले नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर, डीएमके 57 सीट्स पे आगे चल रही है, एआईएडीएमके 51 सीट्स पे एंड टीवीके 107 सीट्स क्रॉस कर चुकी है। इनफैक्ट इस टाइम पर 110 सीट्स से भी आगे चल रही है टीवीके एंड ये डेफिनेटली हिस्टोरिक है तमिलनाडु की पॉलिटिक्स के अंदर। जैसे मैंने बताया 2024 में ये पार्टी बनी थी एंड 2 साल के अंदर इस लेवल की प्रिपरेशन की पार्टी यहां पर 110 सीटें जीत रही है एंड जो रूलिंग पार्टी है उसको 3rd नंबर पे लेकर के जा रही है। भाई सीरियसली कुछ तो बहुत क्रेजी हुआ है तमिलनाडु के अंदर। इनफैक्ट एग्जिट पोल में यहां पर बताया गया था कि टीवीके की 30 के आसपास सीट्स आ रही है एंड सिर्फ एक ही एग्जिट पोल ऐसा था, एक्सिस माई इंडिया, जिसने ये बताया था कि 110 के आसपास सीट्स आ सकती है एंड टीवीके के एक्चुअल रिजल्ट्स ने यहां पर सारे के सारे एग्जिट पोल को ऑलमोस्ट फेल करके रख दिया है फिर से एक बार। अब देखो ये हिस्टोरिक यहां पर इसलिए भी है क्योंकि 1967 के बाद से और अभी तक सिर्फ डीएमके और एआईएडीएमके ही यहां पर तमिलनाडु के अंदर राज कर रहे थे, मतलब एक एक करके इनकी सरकारें यहां पर आ रही थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है 1967 के बाद जहां पर नई पार्टी तमिलनाडु में आई और पहली बार लॉन्च होते ही उसकी इतनी बम्पर सीट्स आ चुकी है। तो डेफिनेटली हिस्ट्री पे हिस्ट्री बन रही है। इसके साथ जैसा मैंने आपको बताया था कि तमिलनाडु के अंदर कुछ बहुत इंटरेस्टिंग यहां पर हुआ है और वो ये है कि डीएमके जो पिछले कुछ सालों से यहां पर रूल कर रही थी तमिलनाडु के अंदर, पिछले 2 सालों से बहुत अच्छे तरीके से यहां पर डिलीवर किया जा रहा था इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि 11% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट थी रिसेंटली एंड पिछले साल की भी 11% के आसपास ही थी एंड ये जो 11% से ज्यादा की जीडीपी ग्रोथ रेट है ये नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है एंड इसके बावजूद भी वहां की जनता ने डीएमके को सत्ता से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। एंड इससे हमारे को तमिलनाडु के वोटर्स के बारे में पता चलता है कि आखिरकार वहां पे डेमोक्रेसी किस तरीके से वर्क करती है, जैसे वर्क करनी चाहिए। अगर किसी पार्टी को एक बार आपने मौका दिया है तो अगली बार भी और उससे अगली बार भी और उससे अगली बार भी एक ही पार्टी को मौका मत दिए चले जाओ, अलग अलग पार्टीज को मौका दो, क्योंकि कुछ नहीं पता कि अगर इस पार्टी ने अच्छा काम कर दिया तो हो सकता है दूसरी पार्टी इससे ज्यादा अच्छा काम कर दे। लेकिन ये बात अफसोस तमिलनाडु के वोटर्स को समझ में आ रही है, बाकी के लोगों को तो पता नहीं कहां पर है ये बात। ऑल्सो इससे हमारे को ये बात समझ में आती है कि इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ गुड गवर्नेंस ही काफी नहीं होती। डीएमके ने गवर्नेंस अच्छी करी एंड इसी वजह से इकोनॉमिक फ्रंट पे तमिलनाडु काफी आगे बढ़ता चला जा रहा था, नेशनल एवरेज से भी ज्यादा।
लेकिन ये सिर्फ काफी नहीं है कि गुड गवर्नेंस हो। गुड गवर्नेंस के साथ आपको एक नैरेटिव भी सेट करना पड़ता है, जो कि यहां पर टीवीके ने किया। लेकिन अफसोस की बात तो ये कि मोदी जी तो तमिलनाडु के अंदर नैरेटिव ही सेट नहीं कर पा रहे। अब टीवीके की जो सीट्स है वो 110 के आसपास है, कोई बता रहा है 108 है, कोई 110 है। अब काफी ज्यादा सीट्स तो आ चुकी है, लेकिन फिर भी बहुमत इन्होंने यहां पर क्रॉस नहीं करा। तो बहुमत को लेकर बहुत सारे स्पेकुलेशंस है, लेकिन इसके बीच में आपको दिखाना चाहता हूं एक्टर विजय के फादर ने कांग्रेस को यहां पर इन्वाइट किया, एंड कांग्रेस की तरफ से पहले से इंडिकेशंस यहां पर सामने आ चुके थे कि हो सकता है वो टीवीके के साथ हाथ मिला ले। अगर इन दोनों का गठबंधन यहां पर हो जाता है तो डेफिनेटली यहां पर टीवीके की सरकार बन जाएगी, एंड टीवीके की सरकार इन एनी सिनेरियो यहां पर बनने ही वाली है। लेकिन इस सरकार का पार्ट यहां पर कांग्रेस भी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। इसी के साथ स्पेकुलेशंस ये भी है कि टीवीके यहां पर एआईएडीएमके से भी सपोर्ट ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली कांग्रेस सरकार से बाहर रहेगी, लेकिन इन एनी सिनेरियो जैसे मैंने बताया टीवीके सरकार यहां पर बनाने ही जा रही है, बस मोदी जी की नहीं बन रही। इसी साथ पौंडीचेरी जहां पर बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, केरला जहां पर यूडीएफ की सरकार बनती जा रही है, जिसको कांग्रेस यहां पर लीड करता है। कांग्रेस की यहां पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एंड कांग्रेस को इससे यह भी समझना चाहिए कि अगर कांग्रेस केरला में कर सकती है तो और स्टेट्स में भी कर सकती है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। अब इसी सिनेरियो के साथ बात करना चाहता हूं 2027 और 2029, जो कि सबसे मेजर और सबसे क्रूशियल इलेक्शंस होने वाले हैं। 2027 का यूपी इलेक्शन, जहां पर लड़ाई डायरेक्टली अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच में होने वाली है। अखिलेश यादव जिन्होंने 2024 के इलेक्शन में बीजेपी को काफी बुरी तरीके से हराने का काम किया था, वहीं पर 2027 के इलेक्शन में अखिलेश यादव को एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल में इस विक्ट्री के बाद एक पूरी तरीके से नैरेटिव यहां पर सेट हो जाएगा कि बीजेपी ने बंगाल में सरकार बना ली। इसका मतलब सच में इन लोगों की हवा है। अब हवा इनकी है या फिर ज्ञानेश कुमार की, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन देश का जो आम वोटर है, जो स्विंगिंग वोटर है, वो इस हवा में आ सकता है। एंड अगर ये स्विंगिंग वोटर या फिर यूपी का वोटर जो है वो इस हवा में आ गया, तो ये समाजवादी पार्टी के लिए फेटल प्रूव होगा पूरी तरीके से। इनफैक्ट समाजवादी पार्टी अगर 2027 का इलेक्शन यहां पर हार जाती है तो समाजवादी पार्टी के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एक बन के खड़ी हो जाएगी, क्योंकि काफी साल से समाजवादी पार्टी यहां पर सरकार के अंदर तो है नहीं। 2024 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इन लोगों का रहा था। अब अगर 2027 में समाजवादी पार्टी यहां पर नहीं जीती या फिर एक अप टू द मार्क लेवल पर नहीं आई और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गई, तो यही लीड करेगा 2029 के इलेक्शंस पे एक बहुत बड़ी हार की तरफ। एंड ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की यहां पर हार नहीं होगी, पूरे इंडिया अलायंस को एक बहुत बड़ा चैलेंज यहां पर फेस करना पड़ सकता है। अगर इंडिया अलायंस के पिछले परफॉर्मेंस को आप यहां पर देखोगे तो समाजवादी पार्टी की बहुत ज्यादा सीट्स थी, एंड उसकी वजह से नंबर काफी ऊपर जा रहा था। टीएमसी की भी काफी ज्यादा सीट्स थी। अब वेस्ट बंगाल में नैरेटिव पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, एंड स्टेट मशीनरी बीजेपी के हाथ में आ जाएगी, जिसका बहुत बड़ा इंपैक्ट और बहुत बड़ा एडवांटेज यहां पर बीजेपी को मिलेगा 2029 के इलेक्शंस में, जब जनरल इलेक्शंस होंगे। अब डेफिनेटली वहां पर बीजेपी की सीट्स बढ़ेगी 2029 में। लेकिन अगर दूसरी तरफ यहां पर यूपी में भी ऐसा ही देखने को मिला इस पूरे सिनेरियो, इस पूरे नैरेटिव के बाद, तो ये भाई काफी ज्यादा घटिया सिचुएशन हो जाएगी। एंड एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि 2029 में भी अगर यही ट्रेंड देखने को मिला तो मोदी जी बने ना बने पीएम, लेकिन बीजेपी की सरकार यहां पर ऑटोमेटिकली दोबारा आ जाएगी। अब वो अलग बात है कि ये सब चीजें करी जाएंगी सिर्फ और सिर्फ चीटिंग के थ्रू, क्योंकि इनके हाथ में स्टेट मशीनरी भी होगी, नेशनल मशीनरी भी होगी, इलेक्शन कमीशन भी होगा, ईडी भी होगी, लोकल पुलिसेस भी होंगी। तो ये सब करके वोट चोरी यहां पर करी जाएगी। अब 2027 में बीजेपी को यूपी के अंदर रोकना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। 2024 में अखिलेश यादव ने यहां पर ये काम किया है, लेकिन अगर 2027 के इलेक्शन में यहां पर विपक्ष एकजुट होकर नहीं लड़ेगा तो डेफिनेटली यहां पर बीजेपी को फिर से एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। एंड ये सेम चीज हमने यहां पर वेस्ट बंगाल में देख ही ली है। इनफैक्ट 2024 के इलेक्शन के बाद से सेम चीज हम बार बार देख रहे हैं। पहले हमने महाराष्ट्र में देखा कि सीट शेयरिंग टाइम से नहीं हुई, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं था। उसके बाद हमने सेम चीज हरियाणा में देखी, आम आदमी पार्टी के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बना। दिल्ली में भी सेम चीज देखी कि अलग अलग ये लोग लड़ रहे हैं, एंड उसकी वजह से बीजेपी किस लेवल पर यहां पर जीती है। एंड अब सेम चीज वेस्ट बंगाल के अंदर, एंड आने वाले टाइम में अगर नहीं सुधरे तो यूपी के अंदर भी यही देखने को मिलेगा। मजे ही मजे हो जाएंगे पूरी तरीके से। अब जब रिजल्ट सामने आ चुके हैं, इसी के साथ बहुत सारे लोग ये भी सामने आएंगे बोलते हुए कि ईवीएम हैक हो गई थी, ईवीएम में गड़बड़ी थी। लेकिन मेरे हिसाब से ना अब ये बहाना एक एक्चुअल बहाना बन करके रह चुका है, क्योंकि हर बार पॉलिटिकल पार्टीज हारने के बाद बोलती है कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, ईवीएम में गड़बड़ी थी, लेकिन उसके बाद कोई भी होल एंड सोल तरीके से ऑन ग्राउंड नहीं आता। कोई भी ये नहीं करता कि हम आने वाले इलेक्शंस को बॉयकॉट करेंगे। इनफैक्ट इस टाइम पर सोशल मीडिया पे अपोजिशन को सपोर्ट करने वाले लोग ये कह रहे हैं कि जब तक अपोजिशन इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करेगा पूरी तरीके से, तब तक ये सारी चीजें नहीं रुकने वाली, डेमोक्रेसी की इसी तरीके से हत्या करी जाने वाली है। तो इसीलिए अगर कोई भी नेता आपके सामने ईवीएम का रोना गाना करता हुआ नजर आया ना, तो सबसे पहले उससे ये सवाल पूछना कि भैया अगर ईवीएम में प्रॉब्लम है तो आखिरकार आप लोग चुनावों को बॉयकॉट क्यों नहीं करते पूरी तरीके से, क्योंकि ईवीएम तो रुक नहीं रही, तो आप ही रुक जाओ यहाँ पे। इसके साथ सोशल मीडिया पे कांग्रेस आईटी सेल के बहुत सारे लोगों को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो खुश हो रहे हैं इस चीज को लेकर कि देखो यहाँ पर टीएमसी भी हार गई, डीएमके भी हार गई,
एंड अब सारी की सारी रीजनल पार्टीज खत्म हो गए। 2029 में जो फाइट है वो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहने वाली है। बट कांग्रेस के ऐसे सपोर्टर्स को ये बात याद रखनी चाहिए कि कांग्रेस की अकेले यहाँ पर 2024 में कितनी सीट्स आई थी। मैं यहाँ पर कांग्रेस की फालतू में खिंचाई करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन कांग्रेस और अपोजिशन के बाकी के यहाँ पर स्टेक होल्डर्स को समझना पड़ेगा कि एक साथ है तभी ये लोग बचेंगे। अगर अलग अलग होकर लड़ेंगे ना तो किसी का भी अस्तित्व यहाँ पर बचने वाला नहीं, क्योंकि मोदी जी और उनकी पार्टी चोरी करके या जैसे भी या पैसा डाल के कोई भी इलेक्शन यहाँ पर निकाल कर ले ही जा रहे हैं। इसी एनालिसिस के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा एंड जाते जाते आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा जो कि इस टाइम की नीड ऑफ द आवर भी है कि क्या 2029 तक यहाँ पर अपोजिशन को कोई ऐसा फेस मिल पाएगा जो कि मोदी जी के सामने खड़ा हो पाएगा। क्योंकि अपोजिशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि इनके बीच में यही लड़ाई चल रही है कि बैटिंग आखिरकार इनमें से कौन करेगा। तो क्या 2029 तक ये लोग डिसाइड कर पाएंगे या फिर 2029 में भी ये मोदी जी को प्लेट में सजा करके इनकी जीत दे देंगे? नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को जरूर निकालना और आपका क्या सोचना है आज के इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में ये भी बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।